हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वर्क एजुकेशन में। वर्क एजुकेशन स्मार्ट लर्निंग। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे केवीएस से रिलेटेड टॉपिक, जो कि आपको पता है सभी को कि केवीएस की नई वैकेंसी आ चुकी है और बहुत ही बम्पर वैकेंसीज आई है दोस्तों। और पूरे 4 साल बाद ये वैकेंसीज आई है। कितने 4 years लेटर। ठीक है, इससे पहले वैकेंसीज आई थी 2018 में। ठीक है, और अब वैकेंसी आई है 2022। तो इसीलिए गैप 4 साल का था। इसलिए आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं, हर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम मेनली देखेंगे कि जो एक पोस्ट आता है केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक पोस्ट है WE। ठीक है, WE के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी ब्रांच या क्या उसकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, कौन कौन से स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी में क्या एक होता है, एक डिज़ायरेबल होता है। ठीक है, डिज़ायरेबल में एक्सपीरियंस कितना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट का चाहिए। ठीक है, कितनी पोस्टें आई हैं। ठीक है, किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें। ठीक है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि समय समय पर यदि आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, केवीएस से जितने भी अपडेट मिलते रहेंगे वो सब आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि TGT WE की जो पोस्ट है। ठीक है, TGT WE की जो पोस्ट है वो है क्या, WE क्या है। ठीक है, एक पोस्ट होता है, ये पोस्ट केवल केवीएस में ही है। TGT WE। ठीक है, तो WE क्या होता है, इसका फुल फॉर्म वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्यानुभव। ठीक है, ये पोस्ट होता है सभी केवीज में, ऑलमोस्ट सभी केवीज में एक पोस्ट होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि अगर 2 शिफ्ट का हो गए, अगर किसी केवी में 2 शिफ्ट चल रहे हैं, इट मीन मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, तो उसमें 2 TGT WE टीचर होंगे। ठीक है, TGT WE के 2 टीचर्स होते हैं। और जो केवी ऐसा है कि एक ही शिफ्ट है, जिस केवी में एक ही शिफ्ट होता है, उसमें एक TGT WE की पोस्ट होती है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस बार जो है TGT WE की बहुत ज़्यादा पोस्ट आई है। इस बार जो है WE की बहुत ज़्यादा पोस्ट आई हैं। टोटल पोस्ट कितनी है,
टोटल पोस्ट आपकी इसमें आई हैं, टोटल पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट आपकी है 339। कितने हैं? 339 पोस्ट हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा पोस्ट हमें लगता है कभी नहीं आता है, पहले भी नहीं कभी आया था, क्योंकि 2018 की बात करें तो उसमें आई होप 116 या 114 पोस्ट ऐसे ही था अप्रॉक्स। ठीक है, तो उसका जस्ट डबल है, और इसका रीज़न भी है क्योंकि इस बार जो KVS की वैकेंसीज आई है वो लगभग 4 साल बाद आई हैं। 2018 में आई थी, अब इस बार 2022 में आई हैं। तो हमें लगता है कि ये जो 4 साल होने की वजह से, एक्चुअल में क्या होता है, KVS की वैकेंसी 2-2 साल बाद आती रहती है। ठीक है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से वैकेंसीज क्या 2 साल बाद ना आके 4 साल बाद आई हैं। तो ये समझ लीजिए कि 2 बार की वैकेंसीज कह सकते हैं कि दोनों बार का एक ही साथ आया है, तो इसलिए इतना ज़्यादा पोस्ट आया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये समझ लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है वर्क एक्सपीरियंस में सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पोस्ट कभी नहीं आता है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए 339 में क्या है। 339 में अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो कैटेगरी वाइज में हम देखें, कैटेगरी वाइज में आप देखेंगे तो अनरिजर्व का है, आपका अनरिजर्व का पोस्ट है 140। ठीक है, उसके बाद क्या है OBC का, OBC नॉन क्रीमी लेयर का, OBC नॉन क्रीमी लेयर का कितना है 91 पोस्ट है। ठीक है, SC की कितनी पोस्टें हैं? SC की टोटल पोस्टें हैं इसमें 50। ठीक है, और ST का टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें है WE में 25, और EWS जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है उनके लिए भी रिजर्व सीट है, कितना है 33। ठीक है, तो इस तरह से टोटल वैकेंसी कितनी है 339। ठीक है, उसके बाद उसमें जो रिजर्वेशन है, जो हैंडीकैप्ड कहते हैं या फिजिकल हैंडीकैप्ड में, उसमें OH के लिए कितनी सीटें हैं? OH के लिए 4 सीटें हैं, ये इसी में इंक्लूड है, इसी में से डिवाइड किया जाता है। और VH जो है, VH में कितनी पोस्टें हैं 4, एंड HH आपका टोटल पोस्ट है 6, और अदर्स में आपका 4 पोस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल पोस्ट का उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से है। ठीक है, तो एक बार फिर देखिए, अनरिजर्व का 140 सीट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर में 91 है, SC में 50, ST में 25, EWS में 33। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड में देखेंगे तो उसमें अगर इनका वो देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, तो OH में 4, VH में 4, HH का 6, और अदर में 4। ठीक है, 4 सीट है। तो ये रहा आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और इनका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इट मीन्स कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ये देखते हैं, या इसमें क्या एक्सपीरियंस चाहिए, ये सब चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। तो WE में जो मेन आपका क्या है, इसमें दो एलिजिबिलिटी है। अब ध्यान से देखिए, हम बात करेंगे किसके, इसमें देखेंगे क्या क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देखते हैं क्या क्या चाहिए।
कौन कौन से क्वालिफिकेशंस के लिए रिक्वायर्ड है और क्या एक्सपीरियंस है। तो दो तरह की क्वालिफिकेशन होते हैं। पहला होता है एसेंशियल, ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, ये क्वालिफिकेशन होता है कि ये आपको ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना ही चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। एसेंशियल मतलब ये मस्ट है, ये वाली क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं होगा तो ये आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एसेंशियल में देखिए क्या है, एसेंशियल में एक्चुअल में क्या है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। एसेंशियल में ये है। तो इसमें हमें मेन चीज़ ये देखना है, हमें ये देखना कि कौन कौन सी ब्रांच या कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला है, देखिए ध्यान से, पहला आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा। ऐसे स्टूडेंट जो 3 इयर्स का क्या हो, डिप्लोमा हो, डिप्लोमा आफ्टर हायर सेकेंडरी क्या हो, 3 इयर्स का डिप्लोमा हो। वो भी डिप्लोमा किस ब्रांच से होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए कि डिप्लोमा आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए इलेक्ट्रिकल। डिप्लोमा के सभी ब्रांच नहीं भर सकते हैं इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में हो, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सीधे कह लीजिए, इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कहाँ से, एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कहाँ से, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब आपका जो ये डिप्लोमा है वो ऐसे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, कहीं से भी हो, ये से क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है इसके लिए क्या है, एक चीज़ और देखिए, ये यहाँ पे एक इन्होंने दिया हुआ है द मिनिमम, एक चीज ध्यान देना है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन, minimum qualification for admission to the diploma, to the diploma course, to the diploma course should be at least higher secondary, ठीक है। इट मीन्स कि वो ही स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही स्टूडेंट जो एडमिशन डिप्लोमा में लिए हों हायर सेकेंडरी करने के बाद, वही इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है। और आगे देखते हैं इसी में, इसके बाद
ये तो हो सकता है, पहला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये ध्यान देना है कि यही 2 ब्रांच केवल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो और दूसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। हम आगे देखते हैं, इसमें और भी कई 1-2 ब्रांच हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। तो इसमें आपने देखा 2 ब्रांच कौन कौन से थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। या देखिए इसमें एक और है, और कौन अप्लाई कर सकते हैं, और डिग्री, इट मीन्स कि जिनके पास डिग्री है, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इट मीन्स कि जो डिप्लोमा होगा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या किसी एक ब्रांच से वो डिप्लोमा हो, 3 इयर्स का डिप्लोमा, या वो क्या हो, डिग्री हो, ठीक है। इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी हो जहाँ से रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। तो डिप्लोमा, 3 इयर्स के डिप्लोमा भी अप्लाई कर सकते हैं, और 4 बेसिकली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो कितने 4 साल का बीटेक का बी कह सकते हैं। तो ये स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री में जो ये डिग्री होती है मोस्टली बी या बीटेक होता है, ठीक है। 4 साल की जो डिग्री होती है वो भी कर सकते हैं। या इसमें या कौन और अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये तो रहना ही चाहिए, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें आपका क्या था, यहाँ पे हमने देखा था इसके पहले वाली स्लाइड में कि पहला आपका जो एसेंशियल में था क्या था, 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी किसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। और दूसरा क्या था, या इसमें और करके डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी किसके, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले, जिनकी जो डिग्री ले रखते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ग्रेजुएट होंगे वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। दूसरा इसका क्या है, एसेंशियल में ही है। दूसरा जो आपका दूसरा एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ, क्या है, दूसरा है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो क्वालिफिकेशन है ये एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब ये आपका मिनिमम ये तो होना ही चाहिए। तो ये ध्यान देना है कि आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों आना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। क्या है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ठीक है। डिजायरेबल मतलब ये डिजायर्ड होना चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि ये मस्ट है, ठीक है। ये क्या है, डिजायरेबल है। पहला जो था आपका एसेंशियल वो होना ही चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, इट मीन कि ये आपके पास है तो आपके जो इंटरव्यू में जो होते हैं, इंटरव्यू जो होगा उसमें आपका
जो क्वेश्चन पूछा जाएगा या ये क्वालिफिकेशन आप दिखाएंगे तो उसमें थोड़ा चांसेस क्या होता है कि बढ़ जाता है। ठीक है, तो डिजायरेबल में देखते हैं क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। क्या है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस? मतलब आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ रिकॉग्नाइज्ड वर्कशॉप, कि आप किसी वर्कशॉप में 1 साल तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन किए हैं, तो ये आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। मतलब वर्कशॉप इंस्टीट्यूशन और फैक्ट्री। ठीक है, यदि आप ये गेन किए हैं तो आपके लिए ये क्या होगा, बेनिफिट होगा। आपका जो इंटरव्यू के टाइम में चांसेस रहेगा वो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि ये डिजायरेबल है, ये मस्ट नहीं है। यदि आपके पास ये नहीं है तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका जो डिजायरेबल है, एक्चुअल में क्या होता है, केवीएस में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में गूगल शीट और एक्सेल वर्क, ठीक है, MS वर्ड, ये सब क्या है, ये सब आपको उस पर काम करना होता है। तो इसलिए आपको डिजायरेबल में क्या है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और जितना अच्छा आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होगा उसका आप बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं कि आपको मान लीजिए गूगल शीट पढ़ने के लिए आ जाती है, रीजनल ऑफिस से कभी गूगल शीट आता है पढ़ने के लिए। अब तो हमेशा ही आता है गूगल शीट, जब से ये पोस्टेज और ये वो हुआ है, अब तो वो समझिए ऑब्सोलीट हो चुका है। लेकिन सॉफ्ट कॉपी में बात करें, हम कोई भी रिपोर्ट या कुछ भी भेजना रहता है तो आपको कंप्यूटर के माध्यम से भेजना रहेगा। तो वहाँ पे आपको मेल के थ्रू गूगल शीट आ जाएगी, आप वहाँ रिपोर्ट को भरेंगे और वो इंस्टेंटली क्या हो जाता है, वहाँ पे रिपोर्ट पहुँच जाता है। इसलिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर का नॉलेज और ये एक्सपीरियंस जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये क्या है, डिजायरेबल है। ये ध्यान देना है। डिजायरेबल क्या है, डिजायरेबल अगर आपके पास है तो ठीक है, बहुत अच्छा है, नहीं है तब भी आप, अगर आपके पास एसेंशियल है, ये एसेंशियल डिग्री आपके पास है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आप, आई होप कि इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये था पूरा TGTWE यानी वर्क एक्सपीरियंस जो है, उस पोस्ट के लिए जो हमें क्वालिफिकेशन चाहिए वो इसमें है। ठीक है, ये सारे क्वालिफिकेशंस आप अगर रखते हैं, ऐसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप रखते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एज का क्या बाउंडेशन है ये भी देख लेते हैं। ये तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हो गया, और यहाँ पे ये सब हमने क्या देखा, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देखा। अब इसमें देख लेते हैं कि अपर एज लिमिट क्या है। अपर एज लिमिट भी यही देख लेते हैं। अपर एज लिमिट, अपर एज लिमिट, अपर एज लिमिट जो इसमें दिया हुआ है वो है 35 ईयर्स। ठीक है, बाकी जो कैटेगरी वाइज जो आपको रिजर्वेशन होगा वो इसमें मैं बताना चाहूँगा। इसमें कुछ अपर एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है, तो उसके लिए आपको क्या क्या होना चाहिए। अगर आप, अब मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, अगर इसमें आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप SC हैं और ST, आप इस का सिर्फ बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर आप 35 ईयर के हैं
ठीक है। और आपका आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो उसमें 5 ईयर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका OBC। आप OBC से बिलोंग करते हैं, OBC से, तो आप कितने 3 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि रिलैक्सेशन के लिए आपको क्या होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर का, यहाँ पे आपको नॉन क्रीमी लेयर का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा OBC का। तो OBC में वही आएंगे जो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा वुमन ऑल कैटेगरीज, ठीक है। सभी कैटेगरीज की जो वुमेन होंगे फॉर टीचिंग पोस्ट, ठीक है, उनके लिए कितना रिलैक्सेशन है, 10 साल का है। यानी कौन कौन से पोस्ट के लिए, टीचिंग पोस्ट में आपका क्या आ जाएगा, PGT आ जाएगा, TGT आ जाएगा, ठीक है, लाइब्रेरियन, एंड PRT ओनली। ये जो केवल किसके लिए है, ये टीचिंग पोस्ट के लिए है, ठीक है। तो वो सभी औरतें अप्लाई कर सकती हैं, उनके लिए 10 साल का क्या है, उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, 10 ईयर्स। तो ये बहुत अच्छा मौका है वुमेन्स के लिए, आप लोग अप्लाई करिए, ठीक है। सभी टीचिंग पोस्ट के लिए आपको क्या है, कितने साल का है, 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर KVS एम्प्लॉय है, अगर कोई KVS का एम्प्लॉय है, KVS एम्प्लॉय के लिए कोई KVS एम्प्लॉय से है तो उसके लिए कोई एज का बाउंडेशन नहीं है, वो कभी भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, ठीक है। बाकी कुछ और भी हैं, वो भी देख लेते हैं, कुछ और कैटेगरी भी हैं, उस कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो 3 इयर्स क्या हो, वो कंटिन्यूअस सर्विस में हो, 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस में हो। कौन सी सर्विस में, सेंट्रल गवर्नमेंट provided the posts are in same or allied colors, सेम कलर्स का होगा, ठीक है। उनके लिए क्या है, उनके लिए एज का जो बाउंडेशन है उसमें कैटेगरी वाइज फिर उसमें डिवाइड हो जाता है। उसमें कैटेगरी वाइज देखते हैं क्या होता है, उसमें फिर जनरल के लिए क्या हो जाता है, कोई जनरल कास्ट से है तो वो उसके लिए क्या हो जाता है 5 इयर्स। इट मीन्स कि कोई 3 साल की सर्विस कंटिन्यूसली किया है, ठीक है, या कर रहा है, तो उसके लिए 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है अपर एज में, ठीक है। OBC के लिए 8 इयर्स और SC/ST के लिए कितना, 10 साल का, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन है। बाकी कुछ और भी रिलैक्सेशन है तो वो आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। उसमें क्या है, अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है, ठीक है, अगर कोई देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है, ठीक है, इसके बाद क्या था, 6 पॉइंट था, स्टेट ऑफ J&K यानी जम्मू कश्मीर का है, कहाँ कब से कब तक वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, 1980, यहाँ से 31/12/1989, ठीक है। अगर आप
इस से बिलोंग करते हैं तो आपको जो रिलैक्सेशन मिल जाता है वो कितने साल का मिलेगा, 5 ईयर्स का मिल जाएगा। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन 5 साल का मिल जाता है। ठीक है, 7 पॉइंट देख लेते हैं। 7 पॉइंट में है कि अगर कोई ऐसा पर्सन विद डिसेबिलिटी से होगा, ठीक है, उसमें वुमेन भी इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग वुमेन। ठीक है, तो उनके लिए भी फिर यहाँ कैटेगरी वाइज हो जाता है। अगर वो SC ST से हैं तो उनको 15 साल का, ठीक है, अगर वो OBC से हैं तो उनको 13 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है एज में, अपर एज में। ठीक है, और वो यदि जनरल से हैं तो उनको मिल सकता है 10 ईयर्स का। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी कोई कैंडिडेट है तो और उसमें और वुमेन भी इंक्लूडिंग है तो उनके लिए क्या हो जाएगा, अगर वो SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC से हैं तो 13 साल का, और जनरल से हैं तो वो उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो अपर एज और ये आप ऐड करके उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि आप एक्स सर्विसमैन के लिए, और ये सब दूसरे पोस्ट के लिए है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन जनरल के हैं तो उसमें आपको 3 साल का मिल जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में देखेंगे तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी को इससे रिलेटेड डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो ये सारे थे क्या, ये सारा आपका अपर एज रिलैक्सेशन था। तो अगर आप ये सारे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं किसी भी कैटेगरी में और आपको अपर एज रिलैक्सेशन की नीड है तो आप इसके अकॉर्डिंग अपर एज में रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ठीक है, अपर एज रिलैक्सेशन समझ में आ गया? ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे सिलेबस की बात कर लेते हैं और जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी बात करते हैं और उस पर देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन किस तरह से आएगा, कितना किसका वेटेज है, रिटेन का कितना है और इंटरव्यू का कितना है। इस बार तो डेमो क्लासेस का भी ऐड हो गया है, उसका भी कुछ वेटेज होगा, तो वो हम आगे देखते हैं कि उसमें आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस से रिलेटेड बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात इसमें कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे सिलेबस। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न इस पर आप ध्यान रखना है कि इस बार क्या है, CBT है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस बार क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पिछली बार ऑफलाइन हुआ था, लेकिन इस बार क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या आपका रिटन टेस्ट कितने का होगा और इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू में कितने मार्क्स होगा, उसका वेटेज क्या है। ठीक है, इस बार जो ऐड हुआ है डेमो क्लासेस वो भी देखते हैं। ठीक है, तो रिटन जो टेस्ट होगा, एग्ज़ाम पैटर्न जो देखते हैं क्या क्या है। एक तो है आपका रिटन टेस्ट। ठीक है, एक इसमें आपका है रिटन टेस्ट और उसके बाद क्या है, उसमें आपका फिर है कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इंटरव्यू भी कह सकते हैं, कॉम्पिटेंस। 2 पार्ट है इसमें। पहला था रिटन टेस्ट और दूसरा क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। ठीक है, तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट में
ध्यान देना है आपको। इसमें क्या है, पहला है डेमो टीचिंग। डेमो टीचिंग मतलब ये है कि आपको वहाँ पे डेमो देना पड़ेगा टीचिंग का, किस तरह से आप पढ़ाते हैं, क्या आपका तरीका है पढ़ाने का, उसका आपको डेमो देना पड़ेगा। वो क्या है, कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, दूसरा आपका क्या है, इंटरव्यू है। इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ये कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का। ठीक है, उसमें क्या है आपका, ये 60 मार्क्स यही है। 30 मार्क्स आपका हो जाएगा पहला डेमो टीचिंग, कि आपको उस समय क्या है, डेमो देना पड़ेगा। ठीक है, कि आप कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है, क्या तरीका है आपका पढ़ाने का। वो जैसा भी आप पढ़ाएंगे उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा, जो मैक्सिमम मार्क्स है 30 मार्क्स। ठीक है, इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू भी 30 मार्क्स का है। ठीक है, इस तरह से आपका जो एग्जाम पैटर्न में क्या है, पहला रिटन टेस्ट, दूसरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट आपका कितने का होगा, रिटन टेस्ट आपका होगा 180 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा रिटन टेस्ट, 180 मार्क्स का। ठीक है, तो देखते हैं रिटन टेस्ट में क्या क्या आपका कौन कौन सा पार्ट है, क्या क्या आएगा आपका। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट आपका कितने मार्क्स का, 60 मार्क्स का। उसमें पहला है आपका डेमो टीचिंग 30 मार्क्स का, दूसरा है इंटरव्यू 30 मार्क्स का। ठीक है, ये नया ऐड हुआ है, पहले इंटरव्यू में ही डेमो ले लिया जाता था। ठीक है, इस बार क्या है, इसका अलग वेटेज दिया गया है। और रिटन टेस्ट आपका कितने का है, 180 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं रिटन टेस्ट का, देखते हैं। रिटन टेस्ट में आपका टोटल, इसमें आपका 3 पार्ट है। ठीक है, कितने पार्ट हैं रिटन टेस्ट में आपका, कितने पार्ट हैं, कितने पार्ट होंगे इसमें, 3 पार्ट होंगे। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या है, पार्ट फर्स्ट में आप देखिए, पार्ट फर्स्ट में क्या क्या रहेगा। पार्ट फर्स्ट आपका होगा आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन होगा। ठीक है भाई, हिंदी और इंग्लिश जो मेन आपका जो सब्जेक्ट लैंग्वेज है उसके बारे में रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा ये, 30 मार्क्स का। ठीक है, ये आपका 30 मार्क्स का होगा, जिसमें पार्ट ए में आपका पहला होगा जनरल इंग्लिश, पहला होगा आपका जनरल इंग्लिश। ठीक है, कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का। और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इसलिए कितने क्वेश्चन होंगे इसमें आपका हो जाएगा 15 क्वेश्चन। ठीक है, जनरल इंग्लिश में आपका हो जाएगा 15 मार्क्स का, कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। ठीक है, और बी, इसी में देख लीजिए क्या क्या रहेगा जनरल इंग्लिश में। जनरल इंग्लिश में मेन चीज क्या क्या आएगा, तो मेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, वर्ड पावर है, वर्ड पावर
में जैसे आपको मीनिंग पूछ लेगा, ठीक है, वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, ये सब आ जाएगा। ठीक, फिर क्या है, ग्रामर का यूज, ग्रामर और उसका यूजेस, ठीक है। तो ये इंग्लिश का आपका और रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आपका 180 मार्क्स मैंने बताया। रिटन टेस्ट में आपके कितने पार्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा रिटन टेस्ट में कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे, ठीक है, 3 पार्ट होंगे। पार्ट फर्स्ट में आपका क्या रहेगा, प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस। उसमें पहला आपका जो पार्ट रहेगा वो जनरल इंग्लिश का रहेगा, ठीक है। कितने मार्क्स का रहेगा, 15 मार्क्स रहेगा और सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं। तो कितने क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन, फिर 15 क्वेश्चन रहेंगे और कितने मार्क्स के होंगे, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, ठीक है। इसमें जो टॉपिक कौन कौन सा रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वर्ड पावर, ठीक है, एंड ग्रामर एंड देयर यूजेस, ठीक है, ग्रामर और यूजेस, ये सारे टॉपिक आपका इंग्लिश में होगा। अब पार्ट बी में देखें, पार्ट बी में देखिए, पार्ट बी में, पार्ट बी क्या है आपका, जनरल इंग्लिश, सॉरी जनरल हिंदी। पार्ट ए था आपका जनरल इंग्लिश, पार्ट बी है आपका जनरल हिंदी। कितने मार्क्स का, ये भी 15 मार्क्स का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 15, ठीक है। सभी एक ही नंबर के हैं तो कितने नंबर हो गए, 15 नंबर के। इसमें टॉपिक क्या क्या आएगा, एक तो आएगा पठन कौशल, ठीक है, दूसरा शब्द सामर्थ्य, तीसरा व्याकरण एवं प्रयुक्ति। ये जनरल हिंदी में आपका आएगा, ठीक है। तो हमने देखा पार्ट फर्स्ट में 2 सेक्शन, कौन कौन से, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। दोनों सेक्शन कितने कितने मार्क्स के रहेंगे, 15-15 मार्क्स के रहेंगे और 15 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन रहेगा उसमें, ठीक है। टॉपिक हमने देख लिया क्या, पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य और व्याकरण एवं प्रयुक्ति, ठीक है। पार्ट सेकेंड देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे 3 टॉपिक रहेंगे। पहला टॉपिक आपका जनरल अवेयरनेस, दूसरा रीजनिंग एंड तीसरा प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं अलग अलग 3 टॉपिक कौन कौन से हैं। पहला टॉपिक हमने देखा जनरल नॉलेज। पहले टॉपिक में जनरल अवेयरनेस में क्या क्या रहेगा, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। कितने मार्क्स का रहेगा ये आपका रहेगा 20 मार्क्स का, ठीक है। कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा टॉपिक रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी रहेगा कितने मार्क्स का, ये रहेगा आपका 20 मार्क्स का। ये भी कितने क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद थर्ड टॉपिक आपका इसी में रहेगा कौन सा, कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी आपका रहेगा 10 मार्क्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 10, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। पहला दूसरा पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट आपका हो रहेगा सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है। पार्ट थर्ड देखिए, पार्ट थर्ड में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे WE में वर्क एक्सपीरियंस में 2 ब्रांच आपके अलाउ हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो टॉपिक रहेंगे वो सारे आएंगे कितने मार्क्स में, 100 मार्क्स में। ये भी 1 नंबर का रहेगा, 1-1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये कितने क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसमें भी कितने रहेंगे, 100 क्वेश्चन, ये ध्यान देना है आपको। यहाँ भी 100 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 मार्क्स के। तो टोटल मार्क्स इस तरह से हो जाएगा कितना, पार्ट 1 हो गया आपका 30 मार्क्स का, पार्ट 2 हो गया 50 मार्क्स का, पार्ट 3 हो गया 100 मार्क्स का, ठीक है। इस तरह से तीनों सेक्शन मिलके बन जाते हैं कितने, टोटल 180 मार्क्स, ठीक है। ये टोटल आपका 180 मार्क्स का हो जाएगा। और यहाँ पे फिर टाइमिंग देखें तो टाइम आपके लिए रहेगा, CBT टेस्ट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। तो उसमें टाइमिंग आपको मिलेगा कितना, 180 मिनट्स, ठीक है, यानी 3 घंटे आपको मिलेंगे। और क्वेश्चन भी 180 रहेगा, तो 180 क्वेश्चन 180 मिनट्स, ठीक है।
वेटेज की बात कर लेते हैं, कितना किसको वेटेज मिलेगा। तो रिटेन टेस्ट और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है, ठीक है। 2 टॉपिक था इसमें, 2 पार्ट थे पूरे इस रिक्रूटमेंट में। कितना है? 2, रिटेन टेस्ट और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी में क्या है? डेमो आपका टीचिंग, डेमो टीचिंग एंड इंटरव्यू। क्या है? डेमो टीचिंग एंड इंटरव्यू। तो रिटेन टेस्ट का जो आपका वेटेज रहेगा वो ध्यान देना है, कितने का रहेगा? 70 का, और इसका जो रहेगा वेटेज वो 30 का रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देना है। 70% क्या है आपका रिटेन टेस्ट का वेटेज रहेगा, और 30% आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी में याद रखिएगा कि डेमो टीचिंग भी है और इंटरव्यू भी है, ठीक है। तो इन दोनों में आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। और इन दोनों को मिला के ही क्या जो अपना फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो सबको मिला के बनेगा। इट मीन्स कि रिटन टेस्ट और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी यानी डेमो टीचिंग और इंटरव्यू, ये तीनों मिला के ही आपका क्या बनेगा? फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका इसी से बनेगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देना है। आपको तीनों सेक्शन में रिटन टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, डेमो टीचिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंटरव्यू में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके आपका नाम कहीं फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्क एक्सपीरियंस, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस जो केवीएस में वैकेंसीज आई है उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आई होप कि मोस्ट जो क्वेश्चन आपका क्वेरीज होगा, जो मोस्टली क्वेरीज होंगे वो यहाँ पे मैंने क्लियर करने की कोशिश किया है। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इस TGT-WE का जो जॉब प्रोफाइल क्या है, ठीक है, क्या क्या वर्क रहता है W के लिए, वर्क एक्सपीरियंस के लिए क्या क्या उनको सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ाने पड़ते हैं, सब्जेक्ट का टॉपिक क्या क्या रहता है, और जो भी वर्क उनको करना रहता है कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से जॉब, कौन कौन से उनके जॉब प्रोफाइल में कौन कौन से कार्य सम्मिलित हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसमें एक चीज़ हमने डिस्कस किया था सब्जेक्ट से रिलेटेड, सब्जेक्ट जो आपका था पार्ट 3 जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है वो भी हमने डिस्कस नहीं किया है। वो भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, यही 2 ब्रांच क्या हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस हम डिस्कस नहीं किया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जॉब प्रोफाइल ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सैलरी की बात, ठीक है, सैलरी, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे, सैलरी की बात करेंगे, उसमें क्या क्या कितनी छुट्टियां हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और समर वेकेशन और ऑटम ब्रेक उस सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर इसमें मैं आपको एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट भी अगर आप लोग कहेंगे तो टेक्निकल सब्जेक्ट भी मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और टेक्निकल सब्जेक्ट और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से आपको अगर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो किस तरह से हम तैयारी करें, इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए भी वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल जो कि है वर्क एजुकेशन, ठीक है, वर्क एजुकेशन, उसको आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद है तो उसको क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और लाइक शेयर करिए, जिससे कि और भी कैंडिडेट हैं जिनको
इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए उनके लिए भी ये क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।